करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है, क्या है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल है क्या? न्यूक्लिक एक जैव अणु है। क्या है? जैव अणु। ठीक है, हमारे को पता है, हमने जो बायोमोलिक्यूल जैव अणु पढ़ा है उसके अंदर क्या पढ़ा है कि भाई बहुत सारे होते हैं, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल, ये सब अपन ने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ रखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल की। और न्यूक्लिक अम्ल खाली ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ डीएनए होता है। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए दोनों को क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या आता है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो दोनों चीजों के अपन इन दोनों का स्ट्रक्चर देखना है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, किससे मिलकर बना हुआ होता है, वो सब अपने को इसके अंदर देखना है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि न्यूक्लिक अम्लों को आनुवांशिक पदार्थ का निर्माण का खंड होता है। मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल है वो क्या करता है? आनुवांशिक पदार्थ का निर्माण करता है। न्यूक्लिक अम्ल को ही अपन आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई भाई कि भाई आरएनए और डीएनए ये क्या करते हैं? ये आनुवांशिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अधिकतर जीवों में क्या आनुवांशिक पदार्थ? डीएनए होता है। कहने का मतलब ये है कि जो यदि आप ऐसे कह दे कि ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, क्या इसमें ये चीज गलत है या सही है? बताओ। जो मैंने सेंटेंस बोला है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आनुवांशिक पदार्थ था ऑल ऑर्गेनिज्म, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा था सर ये तो चीज शायद गलत है कि सबके अंदर तो डीएनए होता है, आनुवांशिक पदार्थ सब में तो नहीं होता, कुछ में आरएनए भी होता है। तो चलो मैं इस चीज को आपको क्लियर करता हूँ कि जो न्यूक्लिक एसिड है वही होता है डीएनए या आरएनए। तो यदि चाहे किसी के अंदर चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, कोई भी हो डीएनए या आरएनए, बट उसका जो रिजल्ट है वो क्या है कि भाई उसका आनुवांशिक पदार्थ तो क्या हुआ? एक प्रकार से तो यही हुआ, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो। डीएनए और आरएनए है तो क्या न्यूक्लिक एसिड ही है ना। तो चाहे मैं इसको चाहे उसके अंदर डीएनए उपस्थित हो या आरएनए उपस्थित हो, दोनों है क्या? न्यूक्लिक एसिड है। तो जब दोनों न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि भाई ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑल जीवों के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब इसके अंदर से अपन ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में से कुछ के अंदर होता है डीएनए और कुछ के अंदर होता है आरएनए। अब कुछ में से देखो अपन आपस में कंपेयर करें तो ज्यादातर के अंदर डीएनए उपस्थित होता है, ओनली कुछ के अंदर क्या होता है? आरएनए होता है। तो लगभग सब में क्या होता है? डीएनए, और कुछ में होता है आरएनए होता, आनुवांशिक पदार्थ होता है। इतनी चीज क्लियर? ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो तो हम सब कर दो। ठीक है, फिर आता है कुछ विषाणुओं में आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मिलता है। मतलब कहने का ये चाह रहे हैं कि भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भी कुछ के अंदर क्या मिलता है? आनुवांशिक पदार्थ आरएनए भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए ही मिलता है। ठीक है, तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि भाई जो डीएनए है वो तो मिलता ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, बट कुछ वायरस है उनके अंदर क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि भाई सिर्फ डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। मैंने ये बोला है कि न्यूक्लिक अम्ल है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब न्यूक्लिक अम्ल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ज्यादातर के अंदर डीएनए पाया जाता है, कुछ में आरएनए पाया जाता है। इतनी चीज क्लियर? लेकिन आरएनए अधिकतर संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि जो आरएनए है वो क्या होता है? मोस्टली वो कार्य किसका करता है? संदेशवाहक का कार्य करता है, पर कुछ में आरएनए आनुवंशिक रूप में कार्य करता है। उसके अलावा जो आरएनए का मुख्य काम है वो क्या है? संदेशवाहक का है। ठीक है, तो ये आरएनए किसका मुख्य काम करता है? संदेशवाहक का काम करता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर? ये एनसीईआरटी के कुछ इंपोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट थे जो अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। देखो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखता है? सबसे पहले ये वाला जो डायग्राम अपन देखेंगे डीएनए का, उसमें आपको दिखेगा जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जो अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और आरएनए होता है वो क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है,
तो अपन जब डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे पहले अपन को स्ट्रक्चर ही देखना है, मतलब उसका आणविक आकार देखना है, किस रूप से कैसे बना हुआ होता है। अब हमारे को पता होना चाहिए कि डीएनए के अंदर यदि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखें, ठीक है, तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है और फॉस्फोरस होता है। इन सब से मिलकर डीएनए बना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर होगी कि भाई इन सब से मिलकर बना होता है। अब इन सब से भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए होंगे, तो इसमें नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ होता है क्या, डीएनए बना हुआ होता है, ठीक है। तो अपन एक एक करके सारी चीजें देखेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके कैरेक्टर्स देखेंगे और आरएनए के वगैरह सब इस चैप्टर में अपन देखेंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो डीएनए है, डीएनए का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से होता है। तब जब हम बोल रहे हैं कि डीएनए का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डीएनए कोई एक न्यूक्लियोटाइड से तो बना हुआ नहीं है, तो डीएनए की लेंथ तो बहुत बड़ी होती है। तो मतलब जब डीएनए है तो सबसे डीएनए की एक यूनिट, मतलब एक इकाई जिससे बहुत सारी इकाइयों से मिलकर डीएनए बना हुआ होता है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई की हम बात करते हैं तो वो होता है न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, तब उसको अपन क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसमें जो आगे देखो वर्ड आ रहा है पॉली और न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई कि बहुलक है, मतलब बहुलक मतलब पॉलीमर है, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण किस प्रकार से होता है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं और इस प्रकार से किसका निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए का निर्माण करते हैं। इतनी चीज क्लियर, ठीक है। डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब फिर वही बात कि भाई डीएनए और आरएनए है क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब हमने हमारे को पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, सारी न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे जुड़ते जाते हैं, और जब सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दर एक आपस में जुड़ जाते हैं, तब एक चेन बना देते हैं, और यही चेन क्या करती है, डीएनए का फॉर्मेशन करती है। तो हम कह सकते हैं जो डीएनए और आरएनए है वो किसके बहुलक हैं, वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। इतनी चीज क्लियर, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। फिर देखो जो न्यूक्लियोटाइड है, अब उसकी बात करेंगे। पहले अपन ने देखा भाई डीएनए, डीएनए किससे बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से अपन एक सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, क्योंकि अपन को पूरा, उससे पहले अपन को पूरी दीवार पढ़ना, उससे पहले अपन को एक ईंट के बारे में पता होना चाहिए। जब ईंट से मिलकर पूरी दीवार बनी है, तो सबसे पहले यदि अपन एक ईंट के बारे में जानकारी ले लें, तो उससे अपन को बाद में पूरी उस दीवार के अंदर जो ईंटें जुड़ी हुई है उसके सारे बारे में अपन को जानकारी पड़े। ऐसे नहीं कि अपन एक एक अलग अलग ईंट के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर अपन यदि अपन न्यूक्लियोटाइड के बारे में अपन यदि जान लें, तो उससे हमारे को पता चल जाएगा। यदि एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमारे को पता हो, तो उससे अपन सारे जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड है उसके बारे में हमारे को पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है सबसे पहले नाइट्रोजनी क्षार। अब देखो नाइट्रोजनी क्षार, इसका मतलब नाइट्रोजन तो होगा ही होगा। तो नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं इसके अंदर, प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है। इन दोनों के अंदर कार्बन श्रृंखला होती है, कार्बन की चेन बनी हुई रहती है, साइक्लिक रिंग बनी हुई होती है, और उसके अंदर साथ में क्या होता है, कार्बन के साथ में नाइट्रोजन भी होता है। इसलिए ये हेटेरोसाइक्लिक होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार होती है इसके अंदर, प्यूरिन और पायरिमिडीन ये दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है पेंटोज शर्करा। जो पेंटोज शर्करा है इसके अंदर क्या होता है, एक 5 कार्बन जो रिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आरएनए और डीएनए के अंदर दोनों पेंटोज शर्करा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, इसके अंदर ये डिफरेंस होता है कि भाई इसके अंदर जो डीएनए है और आरएनए है उसमें एक कार्बन ऐसा होगा, उस पर क्या होगा, उस पर जो OH है, यदि डीएनए है तो वहां पर एक OH की कमी होगी, और जो आरएनए है उस पर एक O ज्यादा होगा। अब जब आरएनए पर
ओ ज्यादा है और डीएनए है उसमें डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी मतलब क्या आ रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन की कमी है, और राइबोन्यूक्लिक एसिड इसके अंदर वो ऑक्सीजन होता है और डीएनए के अंदर वो ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, इसलिए उसको डीऑक्सी कहा जाता है। देखो डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके 2 नंबर कार्बन पर क्या होता है, एक ऑक्सीजन की कमी होती है। और इस चीज का आपको ध्यान यहाँ पर भी रखना है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है कि भाई जो डीएनए है उसके अंदर एक ऑक्सीजन कम होता है तो ये लेस रिएक्टिव होगा, जब लेस रिएक्टिव होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो जब ज्यादा स्टेबल है तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिखाएगा। और क्या होता है कि जो आरएनए है उसके अंदर क्या होता है, आरएनए में एक OH ज्यादा होता है डीएनए के मुकाबले, इसके कारण क्या होता है, आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। और उसके बाद में आता है एक फॉस्फेट समूह आता है, क्या आता है, एक फॉस्फेट समूह होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई भाई कि इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड, सबसे पहले अपन ने बात की न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड में अपन ने देखा पहला कि इसके अंदर एक तो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बेस होते हैं। उसके बाद में क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर शुगर जो होता है, मतलब शर्करा होती है, पेंटो शर्करा होती है, वो होती है प्रेजेंट। अब पेंटो शर्करा कौन सी, या तो राइबोज होगी या डीऑक्सी राइबोज होगी। अब राइबोज या डीऑक्सी राइबोज होगी, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि भाई राइबोज या डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है कि भाई जो सेकंड कार्बन है उस पर या तो OH हो या H हो। जब OH होगा तो ये डीऑक्सी राइबोज वाला होगा, पेंटो शर्करा, और यदि H हो, सॉरी एक मिनट, OH है तो मतलब ये आरएनए में होगा क्योंकि इसके अंदर एक ऑक्सीजन ज्यादा है। यदि H है इसका मतलब इसके अंदर एक ऑक्सीजन कम है, उस कंडीशन में ये किसके अंदर होगा, डीएनए के अंदर होगा, मतलब ये डीऑक्सीराइबोज होता है। इतनी चीज क्लियर होगी सबकी। भाई देखो, सबसे पहले यदि आपको चैप्टर समझना है तो उसके आपको क्या आना चाहिए, उस चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बेसिक पॉइंट है वो आपको आने चाहिए। यदि आपको बेसिक आ रहे हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला, अपन ने सबसे पहले बात की कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो क्या करता है, डीएनए या आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, तो जब अपन को हमारा को पता चल गया है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड में से न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड में से अपन किसकी बात करेंगे, भाई अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड की बात ऐसे करेंगे कि भाई जो न्यूक्लियोटाइड किस से मिलकर बना हुआ है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि भाई न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस होता है, तो नाइट्रोजन बेस कैसा होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन होता है। तो प्यूरिन पायरिमिडीन की अपन स्ट्रक्चर बात करेंगे, उसके अंदर क्या क्या आते हैं उसकी अपन बात करेंगे। पेंटोस शर्करा है, उसमें आरएनए के अंदर अंदर राइबोज होता है, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज होता है, और उसके साथ में होता है एक फॉस्फेट समूह होता है जो एसिडिक नेचर का, इसका जो मेन रीजन है वो कार्य करता है, वो फॉस्फेट के द्वारा आपस में सारे न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर अपन बढ़ते हैं आगे। देखो, नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मैंने बोले नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, एक होता है प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। प्यूरिमिडीन होता है, प्यूरिन है इसके अंदर आता है एजी। क्या आता है, एजी। आप एजी का कोई भी ट्रिक बना लो यार, सोचते हैं एजी, और दूसरा आता है CUT। तो आप ऐसे भी ध्यान रखते हो एजी और ये कट। अब कट है तो अब एजी का आप कुछ भी नाम रख दो ऐसा जो जिसको आप काटते हो, सब्जियां रख लो। तो ठीक है, तो ए से क्या आ सकती है, आलू, जी से आ सकती है गोभी, तो आ जाएगा कि प्योर आलू गोभी। प्यूरिन मतलब प्योर, प्यूरिन मतलब प्योर आलू गोभी, और पायरिमिडीन में क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, प्योर आलू गोभी इन पायरिमिडीन कट। तो देखो, जब प्यूरिन के अंदर क्या आता है, एजी आता है, तो आप डायरेक्ट दूसरे वाले में पायरिमिडीन में क्या आ जाएगा, कट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो कि भाई जो एजी किसके अंदर आता है, प्यूरिन के अंदर, मतलब प्योर आलू गोभी। और अब इसका भाई जो रियल नाम है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ए का मतलब है एडिनिन और जी का मतलब है ग्वानिन। मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन बेस कितने 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। ठीक है, अब प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन हो गया एजी। एजी का फुल फॉर्म बताओ, एडिनिन और ग्वानिन। तो ये हो गया एडिनिन और ग्वानिन किसके अंदर आता है, प्यूरिन के अंदर। ट्रिक से याद रखना है, तो एजी मतलब प्योर आलू
गोभी। फिर आता है पायरिमिडीन। अब पायरिमिडीन में आता है क्या, कट। कट में क्या है, साइटोसिन, थाइमीन। ये तीनों हो गए क्या, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो ये यूरेसिल और थाइमीन है, या तो एक डीएनए के अंदर होगा और एक आरएनए के अंदर होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो थाइमीन है वो होता है डीएनए में, और यूरेसिल होता है वो, यूरेसिल टोटल 5 है। यदि आपको पूछे कि टोटल नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं तो 5 होते हैं। परंतु आपको पूछे डीएनए या आरएनए में, मान लो डीएनए में टोटल कितने नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, हो सकते हैं तो 4 टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता और आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई डीएनए और आरएनए दोनों में से आपको ध्यान रखना है कि डीएनए के अंदर थाइमीन और आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। थाइमीन 5 मिथाइल यूरेसिल केवल डीएनए में उपस्थित होता है, और जो यूरेसिल है वो केवल किसमें, आरएनए में उपस्थित होता है। और यहाँ पर एक चीज आई है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 5 मिथाइल यूरेसिल लिखा है। इसका मतलब जब यूरेसिल के जो 5 नंबर कार्बन है यदि उस पर मिथाइल लगा दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, थाइमीन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब दूसरा नाम भी आ सकता है, यदि थाइमीन की जगह, यदि थाइमीन की जगह आप क्या लिख सकते हो, 5 मिथाइल यूरेसिल, ये उसका दूसरा नाम है। अब मतलब यूरेसिल के 5th नंबर कार्बन पर यदि अपन मिथाइल ग्रुप लगा दें तो वो क्या बन जाता है, थाइमीन बन जाता है। और ये किसके अंदर थाइमीन प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा पेंटो शर्करा के फर्स्ट कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ओवे समूह के साथ में न्यूक्लियोसाइडिक बॉन्ड बनाता है, जोड़कर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब देखो इसके अंदर कह रहा है कि सबसे पहले अपन ने बात की भाई न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अपन ने बात कर ली कि इसके अंदर नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटो शर्करा होती है। तो अब क्या ऐसे ही पड़े रहने देंगे या उनको आपस में जोड़ेंगे। जब उनको आपस में हम जोड़ेंगे तो देखो कि जो नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है, इस नाइट्रोजन बेस को हमारे को किसके साथ में जोड़ना है, पेंटो शर्करा के साथ में जोड़ना है। किसके साथ में जोड़ना है, पेंटो शर्करा के साथ में जोड़ना है। तो जब हमारे को इसको पेंटो शर्करा के साथ में जोड़ना है तो कोई बॉन्ड बनेगा, जोड़ने के लिए बॉन्ड बनेगा। तो अब इसको जो नाइट्रोजन बेस को यदि हमारे को पेंटो शर्करा के साथ में जोड़ना है तो इसका कार्बन और नाइट्रोजन बेस का नाइट्रोजन आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। क्या बॉन्ड बनाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि आपको भाई पूछ ले जो नाइट्रोजन बेस है और पेंटो शर्करा है, ठीक है, पेंटो शर्करा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो वो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि मतलब नाइट्रोजन बेस और पेंटो शर्करा से जो न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, ये न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ रहता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए नाइट्रोजन बेस और पेंटो शर्करा से। अब नाइट्रोजन बेस है और पेंटो शर्करा है, ये दोनों से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनता तो है, पर कौन से बॉन्ड से बनता है, तब आपका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बनता है। चीज क्लियर, आवाज सही आ रही हो, वीडियो क्लियर दिख रहा हो तो एक बार थम्स अप कर दो या फिर कमेंट कर दो, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपको सही आवाज और सब क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक अपन ने समझा, सबसे पहले अपन ने क्या समझा कि जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। फिर अपन ने एक ट्रिक देखी कि भाई जो नाइट्रोजन बेस है उसमें जो प्यूरिन है वो क्या है, एजी होता है, मतलब एडिनिन और ग्वेनिन, मतलब आलू गोभी, ठीक है, प्योर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा, उसके बाद में अपन ने क्या देखा कि जो प्यूरिन है और जो पायरिमिडीन है उसमें देखो कि जो प्यूरिन होते हैं 2 और पायरिमिडीन होते हैं 3। और पायरिमिडीन में 3 में कौन कौन से आते हैं, कट आता है, क्या आता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। परंतु यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो यूरेसिल और थाइमीन है उसमें से देखो एक डीएनए में आता है, एक आरएनए में आता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि डीएनए में कौन सा आता है और आरएनए में कौन सा आता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डीएनए के अंदर क्या आता है, डीएनए के अंदर आता है साइटोसिन, और जो आरएनए के सॉरी डीएनए और आरएनए में दोनों में साइटोसिन तो आता ही है। यूरेसिल आता है किसमें, आरएनए में, और थाइमीन आता है डीएनए में। और आपने अभी जस्ट पढ़ा कि जो डीएनए का, किसका, डीएनए का
के अंदर जो थाइमीन आता है उसका दूसरा नाम क्या था? 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या था? 5 मिथाइल यूरेसिल होता है। अब देखो डीएनए का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसकी अपन बात करेंगे आगे वाले स्लाइड में। पहले अब इसी को वापस देखते हैं एक बार, ठीक है। तो 5 मिथाइल यूरेसिल, ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो नाइट्रोजन बेस है उसके अंदर और जो पेंटोज शर्करा है वो दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है और क्या किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। अपन ने देखा कि न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर डीएनए का निर्माण करेगा। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शर्करा। जो नाइट्रोजन बेस हमारे पास में हमने देखा कि एक डीएनए के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन बेस आ सकते हैं। एडेनिन, थाइमिन, डीएनए की बात करेंगे तो थाइमिन आएगा, आरएनए की बात करेंगे तो यूरेसिल आएगा। इतनी चीज क्लियर? तो वो पेंटोज के साथ में यदि जुड़े तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगी और किसका निर्माण करेगी? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती है। इतनी चीज क्लियर हो गई? यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछो। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है डाउट? जल्दी बोलो। नो डाउट? इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई कि अपन ने 3 चीजें ध्यान रखनी है। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ऐसे रट लो, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, 5 होते हैं। उसमें से डीएनए के अंदर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है और यदि डीएनए की जगह आरएनए होगा तो थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर? उसके बाद में पेंटोज, पेंटोज की देखो राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, दोनों हो गई साइकिल, ठीक है। इतनी उसके बाद में क्या अपन ने देखा कि अब अब अपन देखते हैं कि जो नाइट्रोजन बेस है इसके स्ट्रक्चर देखने हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर आगे का देखना है, वो सब अपन देखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई कि प्यूरिन और पायरिमिडीन। एक चीज ध्यान रखना है, जो प्यूरिन होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर 2 रिंग होती है, और जो पायरिमिडीन होता है उसका नाम बड़ा है पर उसकी साइकिल छोटी होती है। उसकी होती है 6 वाली और जो प्यूरिन होती है उसकी होती है 9 वाली। तो इसको ध्यान रखना है कि भाई जो प्यूरिन है उसके अंदर 2 रिंग होगी, एक होगी 6 और 5। सर आप 6 और 5 बोल रहे हो, टोटल 9 बोल रहे हो, कैसे? उसके अंदर 2 एटम होते हैं, वो शेयरिंग में होते हैं, ठीक है। इसलिए उसका प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है 6 और टोटल 9 वाला होता है, और जो पायरिमिडीन होता है उसका होता है 6 वाला रिंग वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर? फिर देखो सबसे पहले डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर है इसमें देखो, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होंगे या फिर डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होंगे? न्यूक्लियोसाइड, सॉरी, अभी अपन ने क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड बनाए। जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो इसके अंदर क्या होगा? ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आरएनए में न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन। यूरिडीन आ रहा है, इसका मतलब ये किसका है? अपन बात कर रहे हैं आरएनए की बात कर रहे हैं। आप देखो डीऑक्सी, अपन ने एक बात की अभी पीछे कि जब भी डीऑक्सी आ रहा है इसका मतलब ये क्या है? थाइमिडीन। यहां पर क्या है? थाइमिडीन आ रहा है, डीएनए में होता है। डीऑक्सी आ रहा है, डीएनए में होता है। यूरिडीन आ रहा है, आरएनए में होता है। आगे कुछ नहीं, डीऑक्सी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आरएनए है। इतनी चीज क्लियर? ठीक है, इतनी चीज क्लियर? तो आरएनए के जो न्यूक्लियोसाइड है जिसकी बात करें तो अपन के इसको क्या बोलेंगे? एडिनिसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, यूरिडीन। ये नाम किस पर आ रहे हैं? नाइट्रोजन बेस की प्रेजेंस के पर आ रहे हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन बेस है उसके अकॉर्डिंग ये नाम सारे आ गए। और जब इसके अंदर हमारे को पता है जो पेंटोज वाली शर्करा है वो डीऑक्सी वाली है, तो डीऑक्सी वाली, इसका मतलब ये डीऑक्सी आगे लगा दिया, और बाकी वाले सारे क्या है? ये। और बस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? 5 मिथाइल यूरेसिल मतलब थाइमिडीन आ रहा है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर? अब देखो
अपन ने बात की थी कि भाई इसके अंदर क्या होता है, एक पेंटोज शर्करा होती है, ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस डायग्राम को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अपन इस डायग्राम को समझते हैं कि सबसे पहले डीएनए की बात करेंगे, उसके बाद में आरएनए की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डीएनए का नाम, डी डीऑक्सी राइबो, ये हो गया डीऑक्सी राइबो। एन मतलब न्यूक्लिक, ए मतलब एसिड। इतनी चीज क्लियर, इतने में कोई डाउट नहीं। डबल स्ट्रैंड शुगर फॉस्फेट, ये क्या है, इसकी जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब दो स्ट्रैंडों से मिलकर बना हुआ होता है, ऐसे मिला हुआ रहता है, दो हाथों की जैसे इस प्रकार से मिला हुआ रहता है। और जो आरएनए है उसका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक हाथ के जैसे, और जो डीएनए होता है वो दो हाथों से ऐसे मिला हुआ होता है, इसलिए डबल स्ट्रैंडेड। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, अपन ने बात की पेंटोज शर्करा जो होती है वो कैसी होती है, दो टाइप की होती है। अब जब दो टाइप की होती है, या तो डीऑक्सी होगी या फिर नॉर्मल राइबोज ये वाली, या फिर डीऑक्सी राइबोज। जब अपन डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में आता है डीऑक्सी राइबोज। जो आप अपन देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर, जब 2 नंबर वाला कार्बन देखेंगे उसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है कि देखो सेकंड नंबर वाले पे यहाँ OH दिख रहा है आपको, क्या आपको यहाँ पर OH दिख रहा है? और बड़ा करते हैं इसको, इसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं पहले। ये देखो, ये पेंटोज शर्करा है, क्या है ये आप इसको इस पर ध्यान दो बस। ठीक है, तो जब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहले इसके अंदर कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, नहीं यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये 5 नहीं 5 यहाँ है, ठीक है। तो इस रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन 4 कार्बन होता है, और एक कार्बन कहाँ होता है, चौथे वाले कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ रिंग के बाहर होता है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई कि भाई ये रिंग है और ये टोटल 5 की मिली हुई है, परंतु इसके अंदर जो एक ऑक्सीजन होता है, 4 कार्बन होता है, एक कार्बन बाहर होता है, पेंटोज इसलिए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कि जो 1 नंबर ये है और 2 नंबर ये है, जो 2 नंबर वाला कार्बन है, क्या इस पर आपको कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है? जब आपको 2 नंबर वाला कार्बन है यहाँ पर H और H दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी है। जब इस पर एक ऑक्सीजन की कमी है तो क्या अपन इसको डीऑक्सी कह सकते हैं, एक ऑक्सीजन का लॉस हो गया, इसका मतलब इसको डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई भाई। तो आपको यही ध्यान रखना है, जो पेंटोज होता है डीएनए के अंदर उसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। और इस डीएनए के स्ट्रक्चर में होती है पेंटोज शर्करा, और इस पेंटोज शर्करा में होता है ये 5 कार्बन, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर और ये 5, और ये होता है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि जो सेकंड नंबर है यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। इतनी चीज क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो भाई। बाकी सब जगह OH होता है, यहाँ पर भी OH होता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो भाई। अब आपको समझ में आ गया कि डीएनए के अंदर जो पेंटोज शर्करा ये हो गई, ठीक है। अब डीएनए का बाकी स्ट्रक्चर होता है डबल स्ट्रैंडेड, ऐसे कैसे बना होता है वो देखते हैं। ये वाला देखो, अपन ने बोला कि भाई एक होता है पायरीमिन और एक होता है पिरिमिडीन। पायरीन पायरीन की अपन बात की तब क्या बोला अपन ने बोला कि पायरीन का स्ट्रक्चर होता है वो होता है डबल साइकिल, मतलब उसके अंदर 2 साइकिल होते हैं। और जो पिरिमिडीन होता है उसके अंदर क्या होता है,
सिंगल साइकिल होता है, ठीक है। तो जब हमारे को पता है कि उसके अंदर एक सिंगल साइकिल होता है pyrimidine के अंदर, तो क्या आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? क्या आपको इसके अंदर 2 साइकिल दिख रहे हैं या एक साइकिल दिख रहा है? एक साइकिल दिख रहा है। तो एक साइकिल है, इसका मतलब क्या है? pyrimidine है। तो जब ये एक साइकिल दिख रहा है आपको, और ये क्या है, एक मिनट ग्रीन कलर यूज करते हैं, ये हो गया एक सिंगल साइकिल, इसका मतलब ये pyrimidine है, इतना कंफर्म हो गया। और अपन ने pyrimidine का एग्जांपल देखा था कट, ठीक है। तो आपको देखना है 5 मिथाइल यूरेसिल, एक नाम आया था 5 मिथाइल यूरेसिल, 1 2 3 4 4 5 6 5 पर आ रहा है कार्बन, मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, थाइमीन, ठीक है। हमारे को कंफ्यूजन होता है कि थाइमीन है या यूरेसिल है, तो हमारे को पता चल गया कि 5 पर क्या आ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है। जब एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, थाइमीन, क्योंकि थाइमीन का दूसरा नाम था 5 मिथाइल यूरेसिल। उसके अकॉर्डिंग देखें हम, तो ये क्या हो गया, एक रिंग हो गया। देखो जब ऐसा रिंग होता है तो ये टोटल कितने का होता है, 1 2 3 4 5 और 6 वाला एटम वाला रिंग होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई भाई कि भाई 6 एटम वाला ये एक रिंग है, ठीक है। और अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि भाई जो ये 6 वाला रिंग है और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब तो ये किसका हो गया, पायरिमिडीन का हो गया, क्योंकि हमारे को पता है प्यूरिन के अंदर 2 रिंग होती है। इतनी चीज क्लियर, बोर्ड के अंदर आप इतना ध्यान रख लोगे, बहुत ज्यादा, बहुत, ठीक है। फिर देखो आप यहां देखो यहां अपन देखते हैं कि देखो इन दोनों के अंदर क्या आपको एक साइकिल दिख रहा है कि 2 साइकिल दिख रहा है, 2 साइकिल दिख रहे हैं। तो देखो एक साइकिल ये है और एक साइकिल ये है। एडेनिन का देखो एक साइकिल ये है और एक साइकिल ये है, ठीक है। तो जब आप देखते हैं गुआनिन और एडेनिन, अपन किसके एग्जाम्पल पढ़े थे, प्यूरिन के, एजी, आलू गोभी। तो जब एजी है वो किसके अंदर आता है, तो इसके अंदर कितनी रिंग आती है, 2 रिंग आती है, एक रिंग और दूसरी रिंग, इसमें भी एक रिंग और दूसरी रिंग, 2 रिंग आती है। इतनी चीज क्लियर हो गई भाई। तो जब 2 रिंग प्रेजेंट हो तो ये कौन सा नाइट्रोजन बेस हो जाएगा, प्यूरिन हो जाता है। और जब एक साइकिल वाला अपन ने अभी थाइमिन पढ़ा, उसी प्रकार से साइटोसिन है, इस साइटोसिन के अंदर देखो NH2 ग्रुप होता है, तो आप ध्यान रख लेना। ये वैसे बोर्ड के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे, फिर भी आप यदि ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो कि यदि आपको NH2 जुड़ा हुआ रहता है और सिंगल वाली रिंग होती है तो ये क्या हो गया, साइटोसिन होता है, ठीक है। ये हो गया साइटोसिन। और एडेनिन और गुएनिन जो होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल रिंग वाला होता है, ये एडेनिन होता है। देखो ये वाला यदि इस टाइप का स्ट्रक्चर हो रहा है तो ये एडेनिन है, और यदि ये वाला स्ट्रक्चर है तो ये क्या हो गया, गुएनिन होता है। इतनी चीज क्लियर, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये तो हो गए सारी अपनी क्या, N2 बेस, ठीक है, N2 बेस हो गए। और यूरेसिल अपन ने देख लिया कि भाई थाइमिन है, और जैसा यूरेसिल होता है बस इसके अंदर क्या होता है, यूरेसिल के अंदर क्या होता है, देखो इधर देखो, इस यूरेसिल में अपन ने देखा जब थाइमिन होता है, और यूरेसिल का नाम ही अपन ने पता है जो 5 मिथाइल यूरेसिल। अब जब यहाँ पर यहाँ मिथाइल लगा दे 5 नंबर कार्बन पर, तो क्या बन जाएगा, थाइमिन बन जाएगा। और यदि नहीं है मिथाइल ग्रुप तो ये क्या हो जाएगा, यूरेसिल होता है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, RNA के अंदर। मैं इस लेक्चर में बार बार बोल रहा हूँ कि जो थाइमिन होता है वो DNA में होता है, और जो यूरेसिल होता है वो RNA में होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। तो अब अपन इस DNA का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, DNA की स्ट्रक्चर की। तो देखो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप डायग्राम को अच्छे से देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड, डबल स्टैंड सुगर फॉस्फेट। मतलब जो स्टैंड है ये किससे मिलकर बना हुआ रहता है, तो ये बना हुआ रहता है शुगर और फॉस्फेट से।
जो अपन ने, अब शुगर मतलब क्या होता है, शर्करा, जो अपन ने पेंटोस शर्करा पढ़ी है, जो शुगर होती है उससे मिलकर बना हुआ रहता है, और इसके साथ में जो शर्कराओं को बीच में आपस में जोड़ने का काम करती है, वो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, वो बीच में फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड मिलकर बनी हुई रहती है, और इनके जो बीच में आपको ये कलर वाले जो दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजन बेस। दो नाइट्रोजन बेस आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, ये देखो ऐसे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपस में देखो, एक ये था और दूसरी, अरे यार ये, ठीक है, तो एक नाइट्रोजन बेस ये था और एक ये था, ये दोनों अलग अलग नाइट्रोजन, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। ऐसा क्यों सर, सब प्यूरिन प्यूरिन आपस में क्यों नहीं जुड़ जाते हैं, पायरिमिडीन पायरिमिडीन आपस में क्यों नहीं जुड़ जाते? अभी अपन ने देखा कि जो प्यूरिन है उसका डबल साइकिल होता है और पायरिमिडीन होता है उसका सिंगल साइकिल होता है। तो जब हमारे को डीएनए पता है, हमारे डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है, इनके बीच की डिस्टेंस है हमारे को बराबर रखनी है। क्या रखनी है? बराबर। तो जब हमारे को पता है जो प्यूरिन और पायरिमिडीन की साइज आपस में अलग अलग होती है, तो यदि मैं प्यूरिन प्यूरिन को जोड़ दूं तो दोनों की साइज बड़ी बड़ी होती है। तो उस कंडीशन में जब मैंने मान लो प्यूरिन प्यूरिन को आपस में जोड़ दिया तो साइज हो जाएगी बड़ी। जब मैंने मान लो पायरिमिडीन पायरिमिडीन को जोड़ दिया तो साइज हो जाएगी डीएनए की छोटी। तो डीएनए के आधा कहीं पर ऐसा होगा, कहीं पर ऐसा हो जाएगा। परंतु हमारे को क्या चाहिए, डीएनए की जो स्ट्रैंड है उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन आपस में जुड़ता है। ठीक है, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन, तो एक की साइज बड़ी एक की साइज छोटी, दोनों की साइज मिलकर बराबर हो जाती है। फिर उसी प्रकार से दूसरे वाले में एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन, इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो एडेनिन जुड़ता है थाइमिन के साथ में, गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ में। डीएनए की कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो बेस पेयर है, जब दो बेस आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? बेस पेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एडेनिन थाइमिन के साथ में जुड़ जाएगा, एडेनिन थाइमिन के साथ में गुआनिन और साइटोसिन। अब इसके अंदर बीच में देखो आप, मैंने कुछ लिखा है, इसमें आपको कुछ चेंजेस दिख रहा होगा। सर आपने एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 लाइनें की और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 लाइन की है। तो इनके अंदर आपको ध्यान रखना है कि एडेनिन और थाइमिन जब जुड़ता है तो इनके बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन है जब वो आपस में जुड़ता है तो किसका निर्माण तब क्या होता है? 3 बॉन्डों का निर्माण होता है। इतनी चीज क्लियर? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एडेनिन थाइमिन, और यदि आरएनए होगा उस कंडीशन में एडेनिन के साथ में यूरेसिल जुड़ेगा तब भी 2 बॉन्ड ही बनेंगे, और जो गुआनिन और साइटोसिन होगा उसके अंदर तो 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड समान रहेंगे। ऐसा नहीं कि डीएनए से आरएनए में, परंतु आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आरएनए होता है तो आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो आरएनए में बेस पेयर प्रेजेंट ही नहीं होता, तो अपन इस चीज की बात ही नहीं करेंगे। वो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के रूप में आपको बता दिया। बट जब आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उस कंडीशन में अपन इसकी पेयरिंग बेस पेयर की बात नहीं करते हैं। तो आपको ये सारा डायग्राम अच्छे से कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया। इस एक डायग्राम से आपको पूरा डीएनए और आरएनए समझ में आ रहा होगा। डीएनए होता है, देखो डीएनए होता है सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड। क्या होता है? यहाँ पर अपन सारे पॉइंट्स की एक बार वापस स्टडी कर लेते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये देखो डबल स्टैंडर्ड है। इसके अंदर क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है। डबल स्टैंड किससे मिलकर बना होता है? शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर? डबल स्टैंडर्ड होता है तो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। डीऑक्सीराइबोज होता है, इसके अंदर क्या होता है? साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर? थाइमिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल रिंग होता है, और जो प्यूरिन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल रिंग होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर? ये हो गई। और जो साइटोसिन होता है उसका भी सिंगल होता है। जब आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, इतनी चीज क्लियर? ये रही सिंगल स्टैंडर्ड। और इसके अंदर भी देखो नाइट्रोजन बेस होता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन बेस
पेयर होता है। क्यों? क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडीन आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। और जो आरएनए होता है इसके अंदर देखो राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसके अंदर जो सेम उसी प्रकार से स्ट्रैंड बना हुआ रहता है इसमें भी, तो ये होगा सिंगल स्ट्रैंडेड शुगर फॉस्फेट। उसके अंदर था डबल स्ट्रैंडेड शुगर फॉस्फेट, इसके अंदर होता है सिंगल। और इसके अंदर भी जो राइबोज होता है उसके जो सेकंड नंबर कार्बन होता है उस पर एक OH ग्रुप होता है, और इसके अंदर OH ग्रुप मतलब O नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता है। इतनी चीज क्लियर। उसके बाद में देखो यहाँ पर होता है यूरेसिल, यहाँ पर होता है थायमीन। ये हो गया डिफरेंस डीएनए और आरएनए के अंदर। दूसरी बात अपन ने बात की कि जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए स्टेबल ज्यादा होता है और आरएनए स्टेबल डीएनए की तुलना में कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि डीएनए के अंदर होता है, पहली बात एक तो होता है थायमीन, और दूसरा इसके अंदर एक O ऑक्सीजन कम होता है। इन दोनों चीजों के कारण डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है मुकाबले आरएनए के। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो भाई। आप चाहो तो इसका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई भाई। इसी प्रकार से अपन ने इन सब चीजों को पढ़ा था कि अपन ने कैसे आरएनए के न्यूक्लियोसाइड और डीएनए के न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। जब डीएनए न्यूक्लियोसाइड पढ़ लिया अपन ने, न्यूक्लियोसाइड अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अपन ऑटोमेटिकली न्यूक्लियोटाइड को समझ लेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई भाई। अब देखो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। जो डीएनए वो किससे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस के अंदर पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज बेस के अंदर एक फॉस्फेट समूह होता है। इतनी चीज क्लियर। उसके बाद में अपन ने देखा कि भाई प्यूरिन और पायरिमिडीन न्यूट्रोजन नाइट्रोजन बेस कितने, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर क्या आता है, एजी मतलब आलू गोभी, और जो पायरिमिडीन होता है उसके अंदर कट आता है, सीओटी मतलब क्या होता है, साइटोसिन यूरेसिल और थायमीन होता है। ठीक है, 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहा जाता है। नाइट्रोजन बेस के अंदर जो नाइट्रोजन बेस है उसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बंध है, उसके द्वारा क्या होता है, जो ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा पेंटोज शर्करा और क्या नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इतनी चीज क्लियर। फिर अपन ने डायग्राम समझा, न्यूक्लियोसाइड समझे, डीएनए और आरएनए के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। इतनी चीज क्लियर। फिर अपन देखते हैं, देखो आगे का जो थ्योरी वो पढ़ लेते हैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। एक फॉस्फोरस समूह फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5 नंबर कार्बन के साथ में हाइड्रोलिक समूह से जुड़ जाता है और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। ठीक है भाई, कि अपन ने पहले देखा कि नाइट्रोजन बेस पेंटोज के साथ में जुड़ा। अब जो न्यूक्लियोसाइड बना था उसके क्या करते हैं, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किसके साथ में जुड़ता है, जो न्यूक्लियोसाइड हमने बनाया उसके 5वें नंबर कार्बन के साथ में क्या जुड़ जाता है, एक फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है। एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़कर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है। पहले अपन ने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पढ़ा, अब कौन सा बॉन्ड आ रहा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कार्बन के OH ग्रुप के साथ में जुड़ता है, और जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके ग्रुप के साथ में जुड़कर किसका निर्माण कर देता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का निर्माण कर देता है। इतना चीज क्लियर। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोज की 2 की जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह OH उपस्थित होता है। यार ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, स्टार्ट में यही चीज पढ़ी है कि भाई जो राइबोज होता है उसकी जो सेकंड नंबर कार्बन होता है उस पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है एक अतिरिक्त OH ग्रुप होता है, इसलिए क्या होता है, आरएनए होता है। और जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, डीएनए में एक H दूसरा H, यहाँ पर क्या एक OH नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और यहाँ पर एक OH एक्स्ट्रा होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है, H तो होता ही है इसमें। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा 3,5 फॉस्फोड डाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। मतलब एक और दूसरा दोनों न्यूक्लियोटाइड है, अब इनको आपस में जोड़ना है, तो इनको दोनों को आपस में जोड़ने के लिए क्या होता है, तो उसको कहा जाता है 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। दोनों के बीच में यदि एक सिंगल बनाओ, एक मतलब न्यूक्लियोटाइड साइड से न्यूक्लियोटाइड बनाया है,
तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बट यदि दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा वो न्यूक्लियो फॉस्फोडाइएस्टर बन बढ़ जाता है, जिस प्रकार से ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जो डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। दो न्यूक्लियोटाइड को यदि आपको पूछ ले कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण की प्रक्रिया को जिसमें दो बॉन्डों का निर्माण होता है, उन बॉन्डों का नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है। एस्टर बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की सहायता से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो भाई कि इसके अंदर क्या हो रहा है। जो एक न्यूक्लियोटाइड ये था, एक न्यूक्लियोटाइड ये था, इन दोनों को जब आपस में जोड़ दिया तो जो ये बॉन्ड है उसको कहा जाता है क्या, डाई न्यूक्लियोटाइड निर्माण की प्रक्रिया में जो ये बॉन्ड बन रहा है इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा। ये देखो ये क्या बन गया है, डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया, और अब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। जब अनेक न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। जब ये एक न्यूक्लियोटाइड था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा, पांचवा, अब इनको क्या किया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में जोड़ दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये सारे आपस में जुड़ गए तो ये हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब इसके अंदर कैसे फॉस्फोडाइड, मान लो ये पॉली 1 2 3 4 5, अब मान लो 5 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाए तो ये क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसके बीच में आपस में जो बॉन्ड है ये कौन से, अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये तो क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, बट जो दोनों के बीच में जो ये प्रेजेंट है ये क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, क्योंकि ये दो दो एस्टर बॉन्ड है तो आपस में जुड़ गया तो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया सिंगल एस्टर बॉन्ड। ठीक है, जब आपस में जुड़ा दो दो न्यूक्लियोटाइडों को आपस में जोड़ रहा है तब ये क्या हो गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। इतनी चीज क्लियर, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो भाई। ये हो गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए का ये अपन ने स्ट्रक्चर देखा ऐसे, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, ये स्टैंड है और इसमें बीच में होते हैं नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो जब ये नाइट्रोजन बेस यहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये जो स्टैंड बनाते हैं, अब इस स्टैंड में जो ये है ये क्या होता है, ये होता है पेंटोस शर्करा, और ये होता है नाइट्रोजन बेस, तो और यहाँ पर होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो जो स्टैंड बना रहा है, ये स्टैंड कौन बना रहा है, ये नाइट्रो कौन बना रहा है, पेंटोज और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर बना रहा है। और ये आपस में कैसे ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, तो ये आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई भाई, क्योंकि ये आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। तो आज अपन यहीं तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी वाला पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टर्न पे, और कोई चीज समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है।